डेविड राइस एक साधारण किशोर है जो एक शांत ग्रामीण शहर में रहता है। उसे अपनी सहपाठी मिल्ली पर क्रश है और वह उसे एक स्नो ग्लोब उपहार में देने का फैसला करता है। मिल्ली इसे मुस्कान के साथ स्वीकार करती है, लेकिन यह पल खराब हो जाता है जब एक और छात्र मार्क इसे उसके हाथों से छीन लेता है और डेविड का मजाक उड़ाने लगता है। मार्क बर्फ के ग्लोब को जमी हुई झील पर फेंक देता है। मिली की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए डेविड उसे लेने के लिए बर्फ पर कदम रखता है। वह बर्फ के ग्लोब तक पहुंच जाता है, लेकिन अचानक उसके नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह ठंडे पानी में गिर जाता है। मिली मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन धारा डेविड को खींच लेती है और वह सतह के नीचे गायब हो जाता है। एक पल में वह खुद को एक सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर पाता है, पूरी तरह से भीगा हुआ और पूरी तरह से भ्रमित। हिला हुआ और असमंजस में डेविड जल्दी से बिना ध्यान आकर्षित किए बाहर निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसका पिता विलियम इंतजार कर रहा होता है और इस बात से नाराज होता है कि डेविड देर से आया। वे अकेले रहते हैं क्योंकि डेविड की माँ उसे बचपन में छोड़ गई थी। विलियम पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? डेविड जवाब देने से इनकार करता है। निराश होकर विलियम जबरदस्ती डेविड के कमरे में घुस जाते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, डेविड अचानक गायब हो जाता है और फिर से लाइब्रेरी में प्रकट होता है। तभी डेविड को एहसास होता है कि उसके पास एक अजीब और शक्तिशाली क्षमता है, वह टेलीपोर्ट कर सकता है। एक नए जीवन के अवसर को देखते हुए वह घर लौटता है, अपनी बचत इकट्ठा करता है और शहर छोड़ने का निर्णय लेता है। एक पार्क में डेविड अपनी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करना शुरू करता है। वह एक यात्रा पत्रिका के पन्ने पलटता है जिसमें प्रसिद्ध स्थलों की तस्वीरें होती हैं और उन तक टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है। जब वह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखता है जहां वह एक बार अपनी माँ के साथ गया था, उसकी भावनाएं उसकी क्षमता को फिर से सक्रिय कर देती हैं और वह अचानक इमारत के ऊपर प्रकट होता है। डेविड को पता चलता है कि वह केवल उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहां वह पहले जा चुका है। पैसे खत्म होने के बाद वह अपनी शक्ति का उपयोग करके बैंक लूटने का फैसला करता है। वह बाथरूम का उपयोग करने का बहाना बनाकर बैंक में प्रवेश करता है और संक्षेप में तिजोरी का निरीक्षण करता है। उस रात वह अंदर टेलीपोर्ट करता है, जितना नकद ले सकता है लेता है और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराता है जब तक उसका बैग भर नहीं जाता। अगले दिन बैंक एक जांच शुरू करता है। रोलैंड कॉक्स नाम का एक व्यक्ति आता है जो सरकार का प्रतिनिधि होने का दावा करता है। वह निगरानी फुटेज और हाल ही में बैंक में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की सूची की मांग करता है। रोलैंड देखता है कि तिजोरी को कभी शारीरिक रूप से नहीं खोला गया था और उसे संदेह होता है कि चोरी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जो टेलीपोर्ट कर सकता है। कई साल बाद डेविड न्यूयॉर्क के एक शानदार पेंट हाउस में रह रहा है। उसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहता है और वह कभी भी कहीं भी यात्रा कर सकता है। उसके अपार्टमेंट की दीवारें दुनिया भर के स्थानों की तस्वीरों से ढकी हुई हैं और वह एक छिपा हुआ कमरा रखता है जिसमें कई अलग अलग देशों की मुद्रा भरी हुई है। एक रात वह लंदन के एक बार में टेलीपोर्ट करता है और एक आकर्षक महिला को देखता है। वह तुरंत उसके बगल में प्रकट होता है, इस बात से अनजान कि ग्रिफिन नाम का एक और आदमी टेलीपोर्टेशन देख रहा है। डेविड उस महिला के साथ रात बिताता है जिससे वह बार में मिला था। अगले दिन डेविड विशाल लहरों पर सर्फ करने के लिए फिजी टेलीपोर्ट करता है। बाद में वह मिस्र जाता है और आराम से स्फिंक्स के ऊपर दोपहर का भोजन करता है। इस बीच एक उष्णकटिबंधीय जंगल में एक और आदमी घने जंगल से बचने की कोशिश में बेतहाशा टेलीपोर्ट कर रहा है। कुछ गड़बड़ है। एक केबल उससे जुड़ी हुई है जो उसे बहुत दूर कूदने से रोक रही है। वह एक पेड़ में उलझ जाता है जो बिजली के तारों से लिपटा हुआ है। रोलैंड दिखाई देता है और उसकी ओर शांतिपूर्वक चलता है। वह आदमी पूछता है कि उसे क्यों शिकार किया जा रहा है। रोलैंड ठंडे स्वर में जवाब देता है कि टेलीपोर्टर्स विकृति हैं और उन्हें समाप्त करना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के रोलैंड उसे छुरा घोंप देता है, उसकी जान ले लेता है। कुछ क्षण बाद रोलैंड को वर्षों पहले हुई रहस्यमय बैंक डकैती के बारे में एक कॉल प्राप्त होता है। न्यूयॉर्क में वापस डेविड अपने अपार्टमेंट में लौटता है और पाता है कि रोलैंड उसका इंतजार कर रहा है। रोलैंड दावा करता है कि वह चोरी की जांच कर रहा है, लेकिन यह स्पष्ट कर देता है कि वह पुलिस अधिकारी नहीं है। जब डेविड उसे जाने के लिए कहता है तो रोलैंड एक बैटन निकालता है और उसे बिजली से झटका देता है। डेविड दूर टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार में केवल कुछ फीट ही जा पाता है। रोलैंड आगे बढ़ता है, उसे फिर से झटका देता है और उसे एक किनारे से फेंक देता है। वह बैटन से एक केबल फायर करता है, उसे डेविड से जोड़ता है और उसे फर्श पर सुरक्षित करता है, जिससे उसकी कूदने की क्षमता सीमित हो जाती है। भागने के लिए बेताब डेविड एक छिपे हुए दीवार के हिस्से में टेलीपोर्ट करता है और केबल को काट देता है। वह कई बैग नकदी के उठाता है और गायब हो जाता है। वह अपने पिता के घर के पुराने बेडरूम में फिर से प्रकट होता है। विलियम एक आवाज सुनता है और अंदर दौड़ता है। जब वह डेविड को देखता है तो वह उससे रुकने की विनती करता है और स्वीकार करता है कि डेविड के सालों पहले गायब होने के बाद वह सोचने लगा था कि वह अपना दिमाग खो रहा है। डेविड उसे आश्वस्त करता है कि वह पागल नहीं है और अचानक फिर से गायब हो जाता है। अगले दिन डेविड मिल्ली को खोजता है और उसे एक स्थानीय बार में काम करते हुए पाता है। वहाँ वह अपने पूर्व स्कूल के बदमाश मार्क से टकराता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। डेविड इस टकराव को समाप्त करता है, मार्क को एक बैंक वॉल्ट में टेलीपोर्ट करके और उसे अंदर बंद छोड़ देता है। फिर वह मिल्ली के पास लौटता है और वे फिर से जुड़ते हैं। डेविड उसे बताता है कि वह बैंकिंग में काम करता है और उसके जीवन के बारे में पूछता है। मिल्ली स्वीकार करती है कि वह अभी भी दुनिया घूमने का सपना देखती है। डेविड उसे रोम की यात्रा पर साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। उत्साहित होकर मिल्ली तुरंत सहमत हो जाती है। उन्हें देखे बिना ग्रिफिन दूर से देखता है।
बाद में डेविड और मिल्ली रोम पहुंचते हैं और कोलोसियम देखने की योजना बनाते हैं। उसी समय रोलैंड CIA एजेंट होने का नाटक करता है और पुलिस स्टेशन में मार्क से बात करता है। वह उससे वॉल्ट घटना के बारे में पूछताछ करता है और मिल्ली और उसके हाल ही में रोम आने के बारे में जानता है। रोम में डेविड और मिल्ली एक आरामदायक अपार्टमेंट में साथ समय बिताते हैं, खोए हुए वर्षों की बातें करते हैं। उनकी बातचीत रोमांटिक हो जाती है और वे एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। बाद में डेविड चुपके से मिल्ली को कोलोसियम के अंदर ले जाता है और वे सुरक्षा से बचते हुए अन्वेषण करते हैं। जब डेविड एक सुरक्षित दरवाजा खोलने के लिए अलग होता है तो वह अप्रत्याशित रूप से ग्रिफिन से टकरा जाता है। ग्रिफिन खुलासा करता है कि वह भी एक जंपर है और टेलीपोर्टेशन क्षमताओं वाले लोगों के एक छिपे हुए समूह का हिस्सा है। ग्रिफिन डेविड की आलोचना करता है कि वह लापरवाह और भोगी जीवन जी रहा है। वह उसे चेतावनी देता है कि पालाडिन्स नामक एक प्राचीन समूह जंपर्स का दुनिया भर में शिकार कर रहा है। इससे पहले कि डेविड जवाब दे सके, दो पालाडिन्स अचानक प्रकट होते हैं। वे हथियार निकालकर तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही डेविड भागने की कोशिश करता है, एक विद्युत केबल उसे पकड़ लेता है और उसकी क्षमताओं को निष्क्रिय कर देता है। टेलीपोर्ट करने की क्षमता। ग्रिफिन तुरंत कदम बढ़ाता है और दोनों पैलाडिन्स का सामना करता है। सटीक और निर्दयी कौशल के साथ वह दोनों को हरा देता है। खतरे को समाप्त करने के बाद ग्रिफिन डेविड से कहता है कि वह वर्षों से पैलाडिन्स का शिकार कर रहा है। वह कहता है कि यह उसका मिशन है। बिना कुछ और कहे ग्रिफिन अपने छिपे हुए ठिकाने पर टेलीपोर्ट कर जाता है। डेविड ग्रिफिन की छलांग से पीछे छूटे चमकते अवशेष, जिसे जंप स्कार कहा जाता है, को देखता है और उसे फॉलो करने का निर्णय लेता है। वह ग्रिफिन के ठिकाने तक पहुंचता है, लेकिन ग्रिफिन उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। चेतावनी को समझते हुए डेविड मिल्ली के पास लौटता है। वह उसे कोलोसियम से बाहर ले जाता है, लेकिन वह घबराई हुई है और स्पष्टीकरण की मांग करती है। जैसे ही डेविड उसे सच बताने वाला होता है, पुलिस आती है और उसे अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार कर लेती है। स्टेशन पर डेविड से पूछताछ की जाती है। वह शांत रहता है और दावा करता है कि वह केवल एक पर्यटक है जिसने नियम तोड़े हैं। वह परेशानी के लिए माफी मांगता है। अधिकारी उसे अकेला छोड़ देते हैं और कहते हैं कि उसे अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि का इंतजार करना होगा। जब वह इंतजार कर रहा होता है, एक महिला कमरे में प्रवेश करती है। वह उसकी माँ मैरी है। डेविड उसे देखकर चौंक जाता है। वह चुपके से उसे हथकड़ी खोलने के लिए एक चाबी देती है और उसे चेतावनी देती है कि उसके पास और पैलाडिन्स के आने से पहले केवल 30 सेकंड है। वह जल्दी से चली जाती है। डेविड उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब हो जाती है। वह मिल्ली से मिलता है और वे हवाई अड्डे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में डेविड उसे बताता है कि उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें अलग होना होगा। मिल्ली का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अकेले ही विमान में चढ़ जाती है। इस बीच रोलैंड एक IRS एजेंट बनकर विलियम के घर जाता है। वह विलियम से डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन विलियम ठंडे तरीके से जवाब देता है। वह कहता है कि उसने अपने बेटे को 8 साल से नहीं देखा है और बताता है कि मैरी डेविड के 5 साल के होने पर चली गई थी। विलियम मांग करता है कि रोलैंड चले जाएं, लेकिन रोलैंड मना कर देता है। ग्रिफिन के ठिकाने पर वापस डेविड दीवारों का अध्ययन करता है, जो तस्वीरों, नक्शों और दुनिया भर के पैलाडिन्स के बारे में विस्तृत जानकारी से ढकी होती है। वह ग्रिफिन से पूछता है कि वे जंपर्स को क्यों निशाना बना रहे हैं। ग्रिफिन बताते हैं कि यह संघर्ष डार्क एजेस से चला आ रहा है। वह कहते हैं कि पैलाडिन धार्मिक कट्टरपंथी हैं जो मानते हैं कि केवल भगवान को ही टेलीपोर्ट करने की शक्ति होनी चाहिए और जिसे भी यह क्षमता है उसे समाप्त कर देना चाहिए। वह यह भी जोड़ते हैं कि वे डेविड तक पहुंचने के लिए उसके प्रियजनों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। अपने परिवार के बारे में चिंतित डेविड अपने पिता के घर टेलीपोर्ट करता है और विलियम को बेहोश पाता है। वह जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। इसके बाद डेविड ग्रिफिन के पास लौटता है और रोलैंड के बारे में अधिक जानकारी मांगता है। वह कहता है कि वह उसे स्थायी रूप से रोकना चाहता है। ग्रिफिन मना कर देता है, ये समझाते हुए कि वह 1 दशक से अधिक समय से रोलैंड से लड़ रहा है और उसके पास इसे साबित करने के लिए निशान है। डेविड मदद की पेशकश करता है, लेकिन ग्रिफिन फिर भी मना कर देता है। ग्रिफिन उसे खोने के प्रयास में चीन टेलीपोर्ट करता है, लेकिन डेविड हार मानने से इनकार करते हुए उसका पीछा करता है। अंततः ग्रिफिन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि डेविड को पता है कि रोलैंड अगली बार कहाँ प्रकट हो सकता है, मिल्ली के पास। वे अलग अलग जाने का निर्णय लेते हैं। डेविड मिल्ली को खोजने जाता है, जबकि ग्रिफिन अपने हथियार तैयार करने के लिए अपने ठिकाने पर लौटता है। डेविड मिल्ली को उसके अपार्टमेंट में पाता है। उसे देखकर वह चौंक जाती है और कहती है कि वह उसकी खतरनाक जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वह उससे जाने के लिए कहती है। उसी समय डेविड को पास आते कदमों की आवाज सुनाई देती है। रोलैंड रास्ते में है। समय न रहते डेविड आखिरकार मिल्ली को सच बताता है कि वह एक जंपर है। जब वह उसे टेलीपोर्ट करते देखती है तो मिल्ली हैरान रह जाती है। उसकी हैरानी जल्दी ही घबराहट में बदल जाती है और वह भागने की कोशिश करती है। जैसे ही खतरा करीब आता है, डेविड उसे पकड़ता है और दोनों को ग्रिफिन के ठिकाने पर टेलीपोर्ट कर देता है। कुछ क्षण बाद रोलैंड और उसकी टीम मिल्ली के अपार्टमेंट में पहुंचती है। वे उसे खाली पाते हैं, लेकिन रोलैंड टेलीपोर्टेशन के कारण छोड़ा गया चमकता हुआ जंप निशान देखता है। उसकी टीम निशान के नीचे एक उपकरण सक्रिय करती है, जो एक पोर्टल खोलता है जिससे वे डेविड का पीछा कर सकते हैं। छिपने के स्थान पर ग्रिफिन मिल्ली को देखकर गुस्से में है। वो डेविड से कहता है कि उसे वहां लाना एक गंभीर गलती थी, क्योंकि पैलाडिन्स निशान का सीधा पता उन तक लगा लेंगे। वे निशान की जांच करते हैं और महसूस करते हैं कि यह पहले से ही फैल रहा है। कुछ ही सेकंड में रोलैंड कमरे में घुस आता है।
डेविड और ग्रिफिन अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। छिपते समय डेविड कुछ परेशान करने वाली चीज देखता है। वह ग्रिफिन की दीवार पर अपनी माँ मैरी की एक फोटो देखता है जिस पर पैलाडिन लिखा होता है। इससे पहले कि वह इसे समझ सके, एक विद्युत केबल उसकी ओर बढ़ती है और उसे दीवार के खिलाफ पिन कर देती है। ग्रिफिन एक फ्लेम थ्रोवर पकड़े हुए अंदर आता है। वह और रोलैंड एक भयंकर और तेज लड़ाई में उलझ जाते हैं। ग्रिफिन अपनी टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग करके बढ़त हासिल करता है। ग्रिफिन टेलीपोर्ट करके गायब हो जाता है और कुछ क्षण बाद फिर से प्रकट होता है, रोलैंड की ओर एक चलती बस खींचते हुए। रोलैंड आखिरी क्षण में कुचले जाने से बाल बाल बचता है। इस बीच मिल्ली डेविड को फंसा हुआ पाती है और उसे मुक्त करने की कोशिश करती है। रोलैंड उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रिफिन समय पर लौट आता है और रोलैंड को जंप स्कार के माध्यम से वापस धकेल देता है। ग्रिफिन उसके पीछे कूद जाता है। दोनों व्यक्ति मिल्ली के अपार्टमेंट के अंदर फिर से प्रकट होते हैं और लड़ाई वहीं जारी रहती है। छिपने के स्थान पर वापस मिल्ली डेविड को रिहा करने में सफल हो जाती है। हालांकि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। वह डेविड से कहती है कि वह अपनी सामान्य जिंदगी वापस चाहती है और अब और अराजकता सहन नहीं कर सकती। डेविड समझता है और उसे घर ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, ग्रिफिन अचानक फिर से प्रकट होता है। जंप स्कार्स खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए पैलाडिन डिवाइस को पकड़े हुए। स्कार सक्रिय रहता है। एक पैलाडिन खुली जगह से एक केबल फेंकता है और मिल्ली को पकड़कर उसे वापस अपार्टमेंट में खींच लेता है। डेविड तुरंत उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन ग्रिफिन की एक अलग योजना है। वह एक बम लगाने लगता है और कहता है कि यह पैलाडिन्स को हमेशा के लिए खत्म करने का उनका मौका है। डेविड मिल्ली को अप्रत्यक्ष नुकसान नहीं बनने देना चाहता। डेविड बम के साथ टेलीपोर्ट कर जाता है। ग्रिफिन तुरंत पीछा करता है। दोनों एक तेज और तीव्र पीछा में शामिल होते हैं जो मिस्र से सैन फ्रांसिस्को और फिर न्यूयॉर्क तक फैलता है। इस दौरान वे बम के डेटोनेटर के नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। अंततः वे एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में पहुंचते हैं। ग्रिफिन रिमोट पकड़ने में सफल हो जाता है। हालांकि वह पास में गिरते हुए एक विशाल विद्युत खंभे को देखने में असफल रहता है। डेविड तुरंत प्रतिक्रिया करता है और ग्रिफिन को सीधे गिरती हुई संरचना में टेलीपोर्ट कर देता है। बिजली का एक झटका ग्रिफिन को जकड़ लेता है और उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर देता है। ग्रिफिन डेविड को वापस न आने की चेतावनी देता है, कहता है कि वह अकेले 5 पैलाडिन्स के खिलाफ जीवित नहीं रह सकता। डेविड चेतावनी को नजरअंदाज करता है। उसका निर्णय अंतिम है। वह मिल्ली को बचाने के लिए अपार्टमेंट में वापस टेलीपोर्ट करता है। जैसे ही वह पहुंचता है, 5 बिजली के तार उस पर गिरते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। पैलाडिन्स उसके चारों ओर अपार्टमेंट को सुरक्षित करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डेविड दर्द से जूझते हुए फिर से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है। प्रत्येक प्रयास से पूरे अपार्टमेंट में हिंसक झटके लगते हैं। केबल न केवल उसे पकड़ रहे हैं, बल्कि संरचना को भी स्थिर कर रहे हैं। हर प्रयास के साथ दीवारें दरकने और हिलने लगती हैं। अंततः एक विशाल बल के साथ डेविड टेलीपोर्ट करता है और पूरे अपार्टमेंट को अपने साथ खींच लेता है। एक पल में वे उस जमी हुई झील पर फिर से प्रकट होते हैं जहां उसने पहली बार अपनी शक्ति की खोज की थी। अचानक स्थानांतरण से पैलाडिन पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। कुछ बेहोश हो जाते हैं। अन्य लोग बर्फीले पानी में गिर जाते हैं और सतह के नीचे गायब हो जाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के डेविड फिर से अपार्टमेंट को टेलीपोर्ट करता है। इस बार वह इसे सार्वजनिक पुस्तकालय में ले जाता है। थका हुआ वह फर्श पर गिर जाता है। जब वह होश में आता है तो देखता है कि रोलैंड पास में अभी भी जीवित है। डेविड कुछ नहीं कहता। वो रोलैंड को ग्रैंड कैनियन में टेलीपोर्ट करता है और उसे वहाँ अकेला छोड़ देता है। बाद में डेविड अपनी माँ को ढूंढता है। एक छोटी लड़की दरवाजा खोलती है जो खुद को मैरी की बेटी के रूप में प्रकट करती है। अंततः डेविड और मैरी आमने सामने होते हैं। मैरी सच स्वीकार करती है कि वह एक पैलाडिन है। वह समझाती है कि जब डेविड ने पहली बार 5 साल की उम्र में टेलीपोर्ट किया था तो उसने दूसरों से उसे बचाने के लिए दर्दनाक निर्णय लिया था कि वह छोड़ दे। अब फिर से मिलकर डेविड पूछता है कि आगे क्या होगा। मैरी उसे देखती है और चुपचाप कहती है कि वह उसे एक शुरुआत देगी। डेविड फिर मिल्ली के पास लौटता है जो बाहर उसका इंतजार कर रही थी।